हाँ, अब यहाँ से देखना है कि जो हमारा अंडाशय से निकला हुआ द्वितीय अंडक है, यही मादा का कौन युग्मक? मादा युग्मक है। और ये मादा युग्मक की बनी हुई संरचना जो है, ये संरचना के बारे में पढ़ना है कि ये मादा युग्मक की संरचना जो है वो किस प्रकार होती है। तो मादा युग्मक संरचना, इस संरचना को ध्यान से देखना। ये क्या है? ये द्वितीय अंडक है जिसे हम अंड युग्मक कहते हैं, या इसी को हम लोग अंडाणु के नाम से भी जानते हैं। ये एक मादा का अंडाणु है तो बहुत बड़ा, लेकिन यह नग्न आंखों से दिखेगा नहीं। यह इतना सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नग्न आंखों से ये दिखेगा नहीं। बहुत ही छोटी से छोटी, बालू का एक महीन कण के लाख गुना छोटा होता है ये अंडाणु की संरचना। छोटे से बालू का कण है ना, वो कण से लाखों गुना छोटा होता है, जिसको नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। और ये संरचना है अंडाणु का, ये बड़ा करके दिखाया गया। इस संरचना में 2-3 नामे के एकदम कंप्लीट रूप से याद रखना है। अब देखो, यह अंडाणु की सबसे आंतरिक भाग है जिसको हम लोग कहते हैं ये एक केंद्रक है। अंडाणु का ये द्वितीय अंडक का या अंडाणु का ये क्या है? केंद्रक है। मादा के अंतर्गत यह एक केंद्रक पाया जाता है और यह केंद्रक ही जाके आगे शुक्राणु से संलयन करके युग्मनज का निर्माण करेगा। ये केंद्रक है। इसके तरफ, दोनों तरफ देखो, ऊपर से जो है इसकी तरफ एक बाहरी आवरण होता है, परत होता है। इस बाहरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे? अंड कला का, हाँ, इसको पिटकी कला कहते हैं, या अंड कला या पिटकी कला। पिटकी कला या अंड कला की कोशिका का एक समूह होता है। यह चारों तरफ से अंडाणु के कवर किए हुए, रक्षा किए हुए चारों तरफ से एक परत पाए, जैसे अंड कला या पिटकी कला के नाम से जानते हैं। अब इसके ये वाला देखो, ये बीच में कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक का, बीच में ये सभी क्या है? कोशिका द्रव्य है। और बाहरी आवरण को अंड कला या पिटकी कला के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? कोशिका द्रव्य, या इसे हम प्लाज्मा बोल सकते हैं। हाँ, प्लाज्मा बोलते हैं, अल्प प्लाज्मा बोलते हैं, अल्प प्लाज्मा या कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है, ये अंड कला या पिटकी कला। 3 संरचना। अगला हम देखेंगे कि अंड कला, और ये देखो, ये जो दूसरी संरचना है जिसको ये वाला संरचना कहते हैं, पहली लेयर था, ये दूसरी लेयर, दूसरी परत को बोलते हैं पारदर्शी कला। पारदर्शी कला और पारदर्शी कला, और इसी पारदर्शी कला में जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जोना प्लस्यूडा, ये पारदर्शी कला होता है, मतलब इसको पार कर सकता है, शुक्राणु पार करके अंदर जाता है। और ये पारदर्शी कला को जोना प्लस्यूडा के नाम से जानते हैं। और ये चारों तरफ से कोशिकाओं का ये जो समूह है, इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा क्या पता था? एक याद रखना है जोना प्लस्यूडा, इंपोर्टेंट है, और दूसरा याद रखना कोरोना रेडिएटा। अंडाणु की सबसे बाहरी परत कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के बाद की परत क्या होता है? जोना प्लस्यूडा। जोना प्लस्यूडा होता है और कोरोना रेडिएटा। बीच में जो हम खाली स्थान देख रहे हैं वो द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव्य से भरा हुआ पदार्थ होता है। इस सेलुलर स्पेस, रिक्त स्थान पाया जाता है जिसमें द्रव्य भरा होता है। और ये द्रव्य इसलिए भरा होता है ताकि कहीं से इसमें धक्का या चोट लगे तो ये क्या कर सके? अपना बचाव कर सके, इसलिए इसमें सेलुलर स्पेस पाया जाता है, एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। तो ये अंडाणु है। इस अंडाणु की 2 परत का नाम याद रखना, पहला कोरोना रेडिएटा सबसे ऊपरी परत, और दूसरा जोना। शुक्राणु सबसे पहले यहाँ आता है। जब शुक्राणु की प्रवेश करेगा तो सबसे पहले किस पर धक्का देता है? कोरोना रेडिएटा पर जैसे ही धक्का देगा तो कोरोना रेडिएटा को धक्का देने से पहले शुक्राणु के सबसे अग्रभाग टोपी नुमा संरचना से एग्रोसोम से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। रेनोलुडोज नामक हार्मोन है, वो हार्मोन निकलेगा। हार्मोन का जैसे छिड़काव इस पर होगा शुक्राणु के, अभी देखो इसका नाम आज कर लो, उसके बाद शुक्राणु की संरचना बताते हैं। कौन सी? शुक्राणु से हार्मोन निकलेगी। अभी ये वाला पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद पूरा शुक्राणु बताएंगे तो दोनों बातें समझ में आ जाएगा। एक बार हम दोनों को मिलने निषेचन की क्रिया कराएंगे तो समझ में आ ही जाएगा। कोरोना रेडिएटा है
और जोना प्लस चूड़ा, कोरोना रेडिएटा और जोना प्लस चूड़ा, ये दोनों को भेदने के बाद यह अंड कला की कोशिका को भेद के कहाँ पहुंच जाएगा? शुक्राणु केंद्रक के पास। तो ये 3 संरचना में तीनों का नाम याद रखना है। और इसके बाद जो हम लोग है देखो बस हल्का सा समझना, उसके बाद हम पूछना जो पूछना हम बता देंगे। यहाँ देखो यह एक मानव नर के शुक्राणु का चित्र है, नर के शुक्राणु का चित्र जो स्पर्म बोले थे, जो बनाए थे अंड जनन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा सबसे लास्ट जो बना था शुक्राणु, यही शुक्राणु है। और ये शुक्राणु जो हमारा है यह 4 भागों में बटा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। शुक्राणु के कई भाग है? 4 भाग। 4 भाग शुक्राणु के कई भागों बांटते हैं? 4। सबसे पहला देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम लोग बोलते हैं शीर्ष भाग, अग्र भाग। इसी को शीर्ष बोलेंगे या हेड बोलेंगे, शीर्ष या हेड। सबसे पहला यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाएगा? शीर्ष या हेड। अब ये जो बीच में देख रहे हैं यहाँ जो ये हम बोल रहे हैं ग्रीवा या गर्दन, ये वाला भाग है ना इसका, ये ग्रीवा या गर्दन, इसी ये लचीला होता है, इसी से ये की कर सकता है, इधर उधर अपना गति कर सकता है। देखो इसको गति देने के लिए तो पूछ है, लेकिन यह गति तब कर सकता है जब कोई इसका माध्यम हो। जैसे हम आवाज बोल रहे हैं तो माध्यम है तभी ना पहुंच रहा है। हमारा आवाज किसी माध्यम के अगर निर्वात रहेगा तो हमारी आवाज पहुंचेगी? निर्वात में ध्वनि की चाल होती है कि नहीं होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल होती है? निर्वात के मतलब वहाँ वायुमंडल नहीं है। अब वायुमंडल नहीं है, कितना चिल्लाते रह जाएंगे कि सुनो तो सुनने नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है माध्यम है ही नहीं। इसीलिए तो बोला गया कि माध्यम में आवाज जाता है। जैसे ठोस, ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की गति होती है, ठोस में, बराबर जी, कि ध्वनि की गति ठोस में ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में सबसे कम गैस में होती है। और निर्वात रहेगा तो आवाज नहीं जाएगी। क्वेश्चन तक कई बार कहता है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिक होती है? ऑप्शन ए गैस, बी द्रव, सी स्टील, डी इनमें से कोई नहीं। स्टील, स्टील क्या है? ठोस। तो ठोस माध्यम में तो उसी तरह ये भी है कि इसके लिए गति के लिए कुछ माध्यम चाहिए, तो माध्यम के लिए द्रव चाहिए। इसको क्या चाहिए? द्रव। और द्रव का 80% भाग कहाँ से इसको मिलता है? शुक्राणु को 80% भाग कहाँ से मिलता है? शुक्राशय से निकलने वाला द्रव्य पदार्थ। शुक्राणु में शुक्राणु को 80% शुक्राणु का भाग शुक्राशय से निकलने वाला द्रव्य होता है, जो उजला होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, और उसी में ही कर सकता है गति। शुक्राणु कैसे छोड़ देंगे तो गति नहीं कर सकता है। ये जब भी चल सकता है तो कोई लिक्विड पदार्थ में, द्रव्य पदार्थ में, सूखा में नहीं। मछली को यहाँ छोड़ेंगे तो तैरेगी, लेकिन मछली को पानी में छोड़ेंगे तो तैरेगी। उसी तरह शुक्राणु होते हैं। ऐसा न कि शुक्राणु चल है तो कहीं पर भी चल है। अब बोलते शुक्राणु चल है, ध्यान रख देंगे तो नहीं चल सकते हैं। उसके लिए माध्यम चाहिए, द्रव्य पदार्थ चाहिए। अब ये द्रव्य पदार्थ मिलेगा तब इसका गर्दन इधर उधर हिलेगा, या पूंछ को हिलाने के लिए इसको द्रव चाहिए। तो सबसे पहला भाग हो गया क्या? शीर्ष, हेड। दूसरा भाग हमारा क्या हो गया? ग्रीवा या गर्दन, ग्रीवा या गर्दन। और तीसरा भाग हमारा हो गया मध्य भाग। ये तीसरा क्या हो गया? मध्य। यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य, मिडिल भाग हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पूंछ। यहाँ से प्रश्न बनेगा नामांकन, शुक्राणु का नामांकन चित्र बनावे। जब चित्र तो सब बना देता है, लेकिन इसके लिखना जरूरी है कि कौन कौन भाग हम बताएंगे, सबको लिखना जरूरी है। सबसे अभी शुरू किए हैं इसके बारे में, अभी बताएं कहाँ सीखोगे। नहीं, यह एक कोशिका है, एक सिंगल कोशिका है, जिसकी संरचना द्विगुणित है कि अगुणित है? अगुणित है। ये नर युग्मक है तो संरचना कैसी है? अगुणित। मतलब एन है या द्विगुणित नहीं है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। गुणसूत्रों की संख्या 23। और उधर बताए थे ये मादा अंडाणु, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, और ये दोनों मिलेंगे तो गुणसूत्र 46। यही तो है कि युग्मज बनेगा तो 46, युग्मक है तो 23। अब यहाँ से 3-4 भाग बता दिए ना। सबसे ऊपर बीच वाला भाग ग्रीवा या गर्दन, बीच वाला भाग मध्य भाग या मिडिल, और सबसे नीचे वाला भाग पूंछ, या इसे हाँ इसे पूंछ भी बोल सकते हैं, या इसे टेल भी कह सकते हैं। तो ये 4 भाग हो गया। अब देखो
पढ़ाया तो समझ लिया नहीं पढ़े। अभी समझो धीरे धीरे। अब देखो इसका सबसे अगला भाग पहले पढ़ेंगे। सबसे अगला भाग को क्या कहेंगे? शीर्ष वाले भाग को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। और ये शीर्ष वाले भाग में हमको देखना है, ये शीर्ष में जो पूछेगा कि शुक्राणु के किस भाग में केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक देखो तुम लोग देखा होगा वीडियो, तो एक दिखाया गया वीडियो कि शुक्राणु जैसे अंडाणु में प्रवेश करते हैं तो पूंछ पीछे छूट जाता है और जाके अगला भाग उसका अंदर चल जाता है। अब अगला भाग जा रहा है, इसका मतलब अगला का कार्य है। अब काम अगला का आता है, इसका मतलब जब भी रहेगा किसी भी कोशिका में केंद्रक का होना जरूरी है, क्योंकि केंद्रक के ही अंदर हमारा होता है डीएनए। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए। और यही डीएनए जाके मादा के अंडाणु के डीएनए से क्या करेगा? मिलेगा और दो रिप्लिकेटेड संरचना बनाएगा, दोहरी संरचना बनाएगा, जिसको हम लोग डीएनए, ये रिप्लिकेटेड संरचना बनाएगा, जिसके अंदर जीनों का बहुपूल मात्रा माता पिता का उसमें मौजूद रहता है। तो ये डीएनए की संरचना यहीं से बनाएगा। इसका मतलब केंद्रक, कई बार क्वेश्चन पूछा है, शुक्राणु के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है? शीर्ष भाग में। किस भाग में? शीर्ष भाग में केंद्रक पाया जाता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में टोपी नुमा संरचना होती है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक टोपी नुमा संरचना होती है। इस टोपी नुमा संरचना को हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं या एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। एक्रोसोम या अग्रपिंडक ये एक नोकीली संरचना होती है बच्चों, टोपी जैसी नोकीली संरचना, और ये संरचना एक्रोसोम कहलाती है। क्या कहलाएगी? एक्रोसोम। एक्रोसोम शुक्राणु के किस भाग का एक अंश है? शीर्ष भाग के सबसे ऊपरी संरचना टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम या इसे हम लोग बोलेंगे अग्रपिंडक। अब देखो अग्रपिंडक जो है, इसी अग्रपिंडक जो हम देख रहे हैं, ये अग्रपिंडक जो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भरा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भरा होता है, जिसे हम लोग कहेंगे देखो गोल्जी का। अग्रपिंडक किसका बना होता है? गोल्जी का। अग्रपिंडक किसका बना है? गोल्जी का बना होता है कि दूसरा नाम है? नहीं, अग्रपिंडक का निर्माण गोल्जी का से होता है। गोल्जी का शुक्राणु के किस भाग में पाए जाते हैं? शीर्ष भाग। गोल्जी का से ही किसका निर्माण होता है? अग्रपिंडक। और अग्रपिंडक या एक्रोसोम, ये गोल्जी का और अग्रपिंडक से एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का नाम है हाइलेरिडोन। इसका नाम थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा। हाइलेरिडोन। इसको बोलते हैं हाइलेरिडोन। बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम है। यह एक हार्मोन नहीं, एक हार्मोन है। हार्मोन बोलेंगे, एंजाइम्स है। एक हार्मोन से एंजाइम्स है। हाइल्यूरिनोडेज। हम इतना देर से पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा बोलने में है। हाइल्यूरिनोडेज एंजाइम्स चलो अग्रपिंडक में पाया जाता है। ये एंजाइम का काम क्या है? कौन एंजाइम सर? ये एंजाइम बस कोरोना रेडिएटर को क्या करता है? तोड़ने का काम। जो अग्रभाग कोरोना रेडिएटर है ना, उसमें जाएगा, जैसे छिड़काव करेगा कोरोना रेडिएटर क्या हो जाएगा? हल्का पड़ जाएगा, टूट जाएगा। टूटे का मतलब वो हल्का हो जाता है ताकि उसके अंदर प्रवेश कर सके। तो यही है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा ये आगे वाला भाग से, इसलिए ध्यान से कि शुक्राणु के सबसे अगले भाग को शीर्ष भाग कहा जाता है। इस शीर्ष भाग के बीच में केंद्रक पाया जाता है। शीर्ष भाग के सबसे ऊपरी संरचना टोपी नुमी संरचना होती है, जिसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। यह एक्रोसोम अग्रपिंडक गोल्जी गाय का बना होता है और इस एक्रोपिंडक से एक हार्मोन निकलता है, जिसे हाइड्रोलिडेज एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। इतना बात याद रखना है, ठीक है? ये इतना बात। अब देखो इसके अंदर केंद्रक है जो अगुणित है। केंद्रक क्या है? इतना ही भाग तुम लोग को भाग में याद रखना है। इतना याद रहेगा? तो 4 बात तो बताइए कीजिए, बहुत ज्यादा थोड़े बताए। हाँ, ये शुक्राणु का कौन भाग है? शीर्ष भाग के
सबसे ऊपरी टोपी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम किसका बना होता है? गोल्गी का। एक्रोसोम से एक हार्मोन निकलता है जिसको लिनेज एंजाइम कहते हैं, और यह हार्मोन जो है इसी अग्रपिंडक से निकलता है। इसके बीच में पाया जाता है केंद्रक, जिसकी संरचना क्या होती है? होती है। बस इतना ही हमको जानना है। अब आगे जानना है, अभी तो नाम है सबका, पढ़ लेना है। अब देखो ये भाग, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीवा या गर्दन। ये ग्रीवा या गर्दन। गर्दन की एक खास विशेषता है कि इसके एक भाग यहाँ पर दो तारक काय पाए जाते हैं, जिसको तारक केंद्र कहते हैं। सब कोशिका के अंदर की संरचना है। ये तारक केंद्र, एक ऊपरी तारक केंद्र है, एक नीचे तारक केंद्र होता है। एक ऊपर में होता है, एक नीचे। एक तारक केंद्र केंद्र के नजदीक होता है, एक तारक केंद्र अक्षीय तंतु के नजदीक होता है। अक्षीय तंतु। एक तारक केंद्र गर्दन में पाया जाता है जो केंद्र के नजदीक होता है, और एक तारक केंद्र मध्य भाग के नीचे होता है। ये तारक केंद्र है, तारकाय, या इसी को तारक केंद्र या तारकाय के नाम से जानते हैं। ये दोनों बात याद रखना कि तारक काय कहाँ पाया जाता है? ग्रीवा। कहाँ पाया जाता है? ग्रीवा में। अब ये वाला भाग हमारा देखेंगे, ये वाला भाग है मध्यांश, या इसी को बोलेंगे मध्य भाग। मध्य भाग में सबसे इम्पोर्टेंट 12वां क्वेश्चन किया है कि शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया बताएं? नहीं अभी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं। क्यों? हाँ, इसको गति चाहिए, इसको गति के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो गति के लिए ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, ऊर्जा का पावर हाउस, उसी से एनर्जी मिलता है। ये अपने ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया में बचा के रखता है शुक्राणु, और जब इसको मौका मिलता है कि अब हमें निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु से मिलना है, तो अपनी गति के दौरान अपनी ऊर्जा को की करता है? खर्च करता है। हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन लेते वक्त ऊर्जा सिर्फ मिलता है कि 4-5 घंटा तक ऊर्जा मिलती रहती है। तो भोजन लिए पच रहा है, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कोशिका के क्या होता है? एब्जॉर्ब होती है। और समय मिलते हैं, जैसे कभी कभी धीरे धीरे चलना होता है, कभी दौड़ के चलना होता है, तो जब दौड़ते हैं तो ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, जब धीरे धीरे चल रहे तो कम ऊर्जा खर्च करते हैं। अब बहुत ज्यादा कस के दौड़ जाएंगे तो इतना ऊर्जा खत्म हो जाएगा कि ऊर्जा बचेगा नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। और उसके बाद श्वसन की क्रिया, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो श्वसन की क्रिया होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो ग्लूकोज टूटता है। तो ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज है नहीं, तो ऑक्सीजन मिले टूटेगा, तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा कोशिका में। मध्य भाग हो गया, मध्य भाग में पाया जाता है। चलो इतना क्लियर हुआ। अगला भाग देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे अक्षीय तंतु। इसे पूंछ बोलते हैं। ये तारक केंद्र, जो दूसरा तारक केंद्र देखे थे जो मध्य भाग के नीचे में था, इस तारक केंद्र से एक तंतु निकलता है जिसे हम लोग अक्षीय तंतु कहते हैं। यही अक्षीय तंतु गति देता है। यही अक्षीय तंतु क्या करता है? गति देता, पूंछ को गति देने का काम करता। ये पूरी संरचना तो पूंछ की है, लेकिन पूंछ में एक संरचना पाई जाती है जिसे अक्षीय तंतु कहते हैं, और इस अक्षीय तंतु का काम है गति देना। और पूंछ का सबसे अंतिम भाग है अंत टुकड़ा बोलते हैं इसे। इसका नाम है, मतलब ये अक्षीय तंतु का सबसे अंत टुकड़ा बचा। ये अब इसका कार्य है गति देना, लेकिन गति तब देगा जब इसके लिए माध्यम होगा, पानी जैसे पदार्थ, द्रव्य पदार्थ रहेगा, तब ये गति देके आगे की ओर बढ़ेगा। यही भाग था हमारा पूरे शुक्राणु का। पूरे शुक्राणु माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, सब माइटोकॉन्ड्रिया बनाया गया। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऐसे भी देखते हैं 2, 3, 4, 5 बहुत सारा रहता है। हाँ, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है। ये हमारा तारक काय है, यहाँ गोल्गी काय है, एक्रोसोम है, केंद्रक है, ये ग्रीवा है, ये हमारा पूंछ है, अक्षीय तंतु है। 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये बना लोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। हल्का है, तुमको लग रहा है। चलो देखो, अब कोई शुक्राणु आ रहा है, ठीक है। शुक्राणु यहाँ आने की कोशिश किया है,
अब फिलियोपन, बस इतना ही हम बनाते हैं। शुक्राणु इतना ही समझ में आना। अब इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती है जो हम अंदर बताए हैं। इसको तो हम केंद्रक बना रहे हैं। क्या है केंद्रक? सिर्फ केंद्रक का ही ज्यादा काम होता है। अब यही शुक्राणु गति करते हुए योनि मार्ग से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुंचा? संकीर्ण पद जंक्शन। संकीर्ण पद जंक्शन तक कौन स्थिर है? अंडाणु का ये बीच वाला भाग क्या है? केंद्र। चारों तरफ की भाग जो है ये क्यों है? ये दीवारें, ये सभी मानो एक दीवारें हैं जो कि कोई अलग से कोई कोशिकाओं को उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है या कोई इसको क्षति पहुंचा देता। सोचो कि एक महीने में एक ही अंडाणु परिपक्व होते हैं, वो भी अंडाणु अगर क्षति हो जाए तो स्थिति क्या होगा? माता का गर्भावस्था धारण करने में क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए ये हमारा इतनी दीवारें मजबूत बनाती है कि इसकी अंडाणु सुरक्षित रहता है, कभी भी यह डेथ नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जब निषेचन नहीं हो पाता है तो एक समय होता है कितना समय तक ये जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु हो जाता है, तब ये डेथ हो जाता है और एंडोमेट्रियम के द्वारा शरीर से बाहर चले आते हैं। अब यही शुक्राणु अंदर गया तो सबसे पहले किसको भेजेगा? कोरोना रेडिएटर। नाम सुन रहा है? कोरोना जो अभी हाल फिलहाल आया था। हाँ, ये कोरोना रेडिएटर इसका इसीलिए नाम है कि कोई इसके नजदीक सट नहीं सकता। सिर्फ शुक्राणु के छोड़कर कोई इसके नजदीक आया वो मरेगा। कोई कोशिका इसके नजदीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और जैसे शुक्राणु आएगा तो इससे पहचान है, ये मानव मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड की सूचना जाती है कि ये शुक्राणु ये बना ही है अंडाणु के अंदर प्रवेश करने के लिए। ये इसी का साथ ही ये जैसे जाएगा तो इसके अंदर से यहाँ से एक भाग होता है जिसे एक्रोसोम होते हैं, या इसे अग्र पिंडक, और इस पिंडक से एक हार्मोन छोड़ेगा। वही हार्मोन है। कौन हार्मोन है? हाइड्रोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम जैसे यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर बालू का कण, सीमेंट, गिट्टी सब मिल रहा है, उसमें पानी छिड़क देते हैं तो क्या हो जाता है? मिल जाता है। उसी तरह यह हार्मोन है। कोरोना रेडिएटा में जैसे ही हार्मोन छिड़ेगा ना तो कोरोना रेडिएटा को पता हो जाता है, यहाँ पर जैसे गया इसको अपने आप गिर जाता है, वहाँ पर एंजाइम काम करता है। जब पता चल जाता है कि अब ये शुक्राणु, क्योंकि हाइड्रोनिडेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? शुक्राणु के अग्रभाग में, और किसी में नहीं। जब वह पता चल गया कि इसी जो एंजाइम्स है हाइड्रोनिडेज एंजाइम जब छूट गया, इसका मतलब वो शुक्राणु ही होगा। पता है ना? तो जैसे इसमें एक शुक्राणु नहीं, कम से कम 15-20 शुक्राणु चारों तरफ से घेर देते हैं। सब अपने आप में कोशिश करते हैं कि हम अंदर जाए, पहले हम अंदर। सबको लगता है कि जीत हमारा। सभी शुक्राणुओं में से 15-20 शुक्राणु को होते हैं, सब सोचते हैं कि जीत हमारा हो, हम पहले अंदर प्रवेश करें। सुनिए ना, सभे शुक्राणु हार्मोन छोड़ता होगा। हाँ, सब हार्मोन छोड़ता है। तो सभे छोड़ता होगा तो सभे काहे ना पूछता है सर? वही तो बात है कि बस मिली सेकेंड की समय होता है। वो हार्मोन पहले, जैसे कि सबकी गति 10 को के दौड़ा रहे हैं तो 10 को दौड़ रहा है तो 10 एक ही बात पहुंचेगा कि कुछ समय के अंतर रहेगा, कुछ तो समय के अंतर रहेगा। या हो सकता है कि 2 एक बार पहुंच जाए, तो अगर गलती से 2 एक बार निश्चित समय में पहुंच गए तो जुड़वा संतान, यही होता है जुड़वा संतान के कारण। अगर हो सकता है 3-4 अगर गति कर रहे हैं, ठीक है, 3-4 शुक्राणु गति करते गए तो एक आगे, एक पीछे, एक उसके पीछे पहुंचे, मतलब मिली सेकेंड की समय, वो भी सेकेंड से भी सबसे छोटा हुआ, और वहां से पहुंचे। पहला पहुंचा तुरंत अपना हाइड्रोनिडेज एंजाइम छोड़ने के बाद ये क्या हो गया? गीला हो जाता है। क्या हो जाता है? गीला। कोरोना रेडिएटा गीला हुआ जैसे इसका नोक अंदर धस जाता है। नोक अंदर धस गया, उसके बाद तुरंत इसके एक्रोसेम में इतना मजबूती होता है कि ये जोना प्लूसिडा को भी क्या करता है? भेद देता है। और जोना प्लूसिडा को भेद के ये पूंछ यहाँ से कट के बाहर आ जाता है, इसका केंद्रक सिर्फ क्या हो जाता है? अंदर चला जाता है। और जैसे ही जोना प्लूसिडा कोरोना रेडिएटा गीला होकर अंदर गया, उसके बाद जैसे ही अंदर जाता है तब तक ये पूरी दीवार एकदम चट्टान, हाँ चट्टान की जैसा, अंबुजा सीमेंट की जैसा मजबूत, जो कि कोई तोड़ नहीं सकता। कितनों शुक्राणु उसमें धक्का मारते रह जाए, आपको उपाय नहीं। जीत किसी एक के नहीं होता है। अब जीत गया जो जीत गया, और जो हार गया सब पीछे हो गया, मर गया वो सब। जो हारने वाले शुक्राणु होते हैं सब डेथ कर जाते हैं। जो जीतने वाला होता है, जो उसकी, उसमें भी सिर्फ उसका केंद्रक जाता है। उसका क्या जाता है? केंद्रक। अब उसका माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं गया? सोचो,
माइटोकॉन्ड्रिया उसने बना था, क्यों नहीं गया? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? ऊर्जा देना। तो इतना दूर तक पहुंचा के तो ऊर्जा दे ही दिया, अब उसका कोई काम नहीं हुआ। अब घर से कोई पहुंचाने जा रहा रिश्तेदार के, तो उसके घर चलेगा, वहां से ढूंढेगा कुछ दूर से जाके कि अब जाइए हम चल रहे हैं, लीजिए पैसा सब दे देते हैं, घोड़ा के आए जाइए। तो ये इतना काम है कि ऊर्जा देकर उसको की करना है, आगे पहुंचा देना। पूछ भी टूट के निकल जाता, क्यों? क्योंकि इसका भी काम था गति देना, वहां तक पूरा प्रकृति का जितना इसका भाग है सब इसको पहुंचाने में लगा देता है। अब पहुंचने के बाद सिर्फ केंद्रक का काम रहता है, और ये केंद्रक इसके अंदर जाता है, और उसके बाद युग्मक बन के शिशु का निर्माण 9 महीने तक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण हुआ। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, जो द्वितीयक केंद्रक होता है, और इसके द्वारा ही दोनों का निर्माण होता है। एक अंड जनन की प्रक्रिया, एक शुक्र जनन की प्रक्रिया, और दोनों बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ये तीनों लिखना। युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं? शुक्र जनन किसे कहते हैं? अंड जनन की प्रक्रिया क्या है? शुक्राणु के अग्रभाग में क्या पाया जाता है? शुक्राणु के अग्रभाग में कौन सा हार्मोन छूटता है? अंडाणु के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? अंडाणु के बीच वाली परत को क्या कहा जाता है? अंडाणु की सबसे अगली परत को क्या कहा जाता है? कला, या जो नाम के उसका नाम के खिलाफ